नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ जो डॉक्टर हैं वो हैं डॉक्टर राम मोहन जायसवाल जी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर के हेड हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल बड़ी से बड़ी बीमारियाँ हों, बच्चों तक में भी खून की कमी हो गई या कोई बड़ी बीमारी का ट्रीटमेंट करना हो या बड़ी सर्जरीज हो गई हो, तो सबसे पहली जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है खून की। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। वो ये नहीं समझ पाते कि हम खून देना भी हमें उतना ही ज़रूरी है, डोनेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। बहुत सारी भ्रांतियां भी इस बात को लेकर समाज में फैली हुई हैं। लेकिन आप क्योंकि यहाँ पर हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि क्या खून देने में किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है, कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, और ये भी आप बताएं कि खून देने से कितनी जिंदगियां हम बचा सकते हैं। नमस्कार जी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे आजकल एडवांस ट्रीटमेंट हो रहे हैं, पहले एक जनरल ट्रीटमेंट होता था, बट जैसे हम ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, रीनल ट्रांसप्लांट होता है। उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अब इलाज के लायक हैं, तो कई बार उनको सपोर्ट करने के लिए हमको रक्त की ज़रूरत पड़ती है। और रक्त के साथ साथ रक्त के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लेटलेट होता है, प्लाज्मा होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट होता है। ये सभी डिफरेंट रोगी को उनकी नीड के हिसाब से देना पड़ता है जी। जो एक भ्रम है कि कई बार लोगों को ये लगता है कि रक्त का कोई विकल्प होगा या हम कहीं से उसको परचेज कर सकते हैं और मरीज को दे सकते हैं, तो अभी तक इतने एडवांसमेंट के बावजूद भी पूरी दुनिया में रक्त का कोई विकल्प नहीं है जी। रक्त ही रक्त को रिप्लेस कर सकता है। अगर किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति एक इंसान के रक्त से ही हो सकती है। तो इसके लिए ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम एक रेगुलर इंटरवल पर अपना ब्लड डोनेट करें। अभी जैसे कि अगर हम राजस्थान में देखें तो हमेशा रक्त की एक आवश्यकता बनी रहती है और समय समय पर बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द बेस्ट एफर्ट्स अभी भी रक्त के लिए, रक्त दान करने के लिए बहुत से भ्रम्स हैं लोगों के मन में। जो सबसे पहला भ्रम हम लोगों ने इनकाउंटर किया अपने ब्लड बैंक महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि उनको ये लगता है कहीं रक्त देने से हमको कमजोरी ना आ जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रक्त देने से कोई भी कमजोरी नहीं आती, बल्कि अगर आप रेगुलर इंटरवल पर आप रक्तदान करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है जी। अगर आप रक्त नहीं देंगे, जो आपके शरीर में जो रक्त है उसकी लाइफ 120 दिन होती है। ये एक शरीर की एक नॉर्मल क्रिया होती है कि वो 120 दिन के अंदर, 120 दिन के बाद जो आपका जो रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। बट अगर वही ब्लड हम किसी मरीज को दें तो उस ब्लड से मरीज की जान भी बच सकती है। तो हर 3 महीने के अंतराल पर, अगर एक पुरुष है तो हर 3 महीने के अंतराल पे साल में वो 4 बार अपना रक्तदान कर सकता है। और अगर कोई महिला है तो वो हर 4 महीने के बाद यानी साल में 3 बार वो अपना रक्तदान कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं इसमें ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आप बता रहे हैं कि ब्लड डोनेट करने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान नहीं है, फ़ायदे हैं। तो आप ये बताएं कि रेगुलर इंटरवल्स पर, जैसे मेल्स के लिए आपने बताया क्वार्टरली ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं होती हैं अगर हम रेगुलर इंटरवल्स पे ब्लड डोनेट करते हैं तो? जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है रक्तदान करने से, मैं एक रेगुलर रक्तदाता हूं और मैं पिछले 15 साल से हमेशा ब्लड देता आया हूं। साल में अगर 4 बार नहीं तो 2 बार तो मैं मिनिमम देता ही हूं। तो उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या लगता है, एक जो आत्मसंतुष्टि की फीलिंग आती है, जो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है कि हमारा शरीर किसी मरीज के काम आ पाया, तो इससे बड़ा फायदा तो मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आता। जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन की एक फीलिंग है। जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो जैसा कि मैंने बताया कि जो आरबीसीज होता है, जब आपका हीमोग्लोबिन 15.5 या 16 से ज़्यादा होता है तो ये कई बार ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है।
तो अगर हम रेगुलर इंटरवल पे ब्लड देते रहते हैं, और ये मतलब पूरी दुनिया में आर्टिकल भी पब्लिश्ड हैं इसके ऊपर, अगर आप एक निश्चित समय के अंतराल पे अपना ब्लड देते हैं तो इससे जो हार्ट अटैक का खतरा है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। आपका जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। 1 यूनिट जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो करीब करीब 500 कैलोरी का लॉस होता है। तो कई बार ये आपके जो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें ये काफी हेल्प करता है। कैलोरीज बर्न करने की जो मेहनत हम जिम में या घर पे एक्सरसाइज करके कर रहे हैं, तो इससे एक पन दो काज भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, कई बार जाने या अनजाने में बहुत से इन्फेक्शंस जो हमको हो जाते हैं, तो जब आप अपना रक्तदान किसी भी ब्लड सेंटर में करते हैं जो कि लाइसेंस ब्लड सेंटर है, तो एक मैंडेटरी टेस्ट होते हैं जो मुख्यतः 5 तरह के टेस्ट होते हैं जो हमको करने ही होते हैं किसी भी रेसिपिएंट को देने से पहले। उसमें HIV-1 N2, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस और मलेरिया पैरासाइट, ये 5 टेस्ट मैंडेटरी होते हैं। तो कई बार जाने अनजाने में कहीं को आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो जब आप अपना रक्तदान करते हैं तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होते हैं। तो इनको जब आप ब्लड देते हैं और जब ब्लड सेंटर जांच करता है तो कई बार आपकी बहुत अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कि आपको कोई इन्फेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तो हम उसके जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास भेज देते हैं जिससे आपका समय पर इलाज शुरू हो जाए। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। ये सबसे बड़ा फायदा आपने बताया। और यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि आजकल का जो समाज है उसमें हार्ट अटैक आना जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है, केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, छोटे बच्चों में भी ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेगुलर इंटरवल्स पे अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ मिथ भी हैं ब्लड डोनेशन को लेके, जैसे कि एक तो आप बता ही चुके हैं, सबसे पहला ये कि कमजोरी आ जाती है, जो आपने बताया नहीं आती है। तो आप ये बताएं कि ब्लड डोनेट करने के बाद में कितने समय बाद में वो ब्लड हमारी बॉडी में फिर से बन जाता है? जैसे ही आप ब्लड देते हैं तो आपकी बॉडी की जो मैकेनिज्म होती है वो इमीडिएटली आपके पूरे वॉल्यूम को रिप्लेस कर देती है। तो अगर मैं कहूँ 1 से 2 दिन में आपका पूरा जितना भी आपका वॉल्यूम दिया हुआ होता है वो पूरा रिप्लेस हो जाता है। और कुछ ही दिनों के अंदर जो भी आपकी जब आप ब्लड देते हैं तो आपकी बोन मैरो एक्टिवेट होती है। बोन मैरो जैसे ही हम बॉडी से ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो तुरंत सिग्नल मिलता है बोन मैरो को कि वो नई सेल बनाने लगे। ये 2 से 3 दिन में आपका जो पूरा दिया हुआ ब्लड है वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है और इससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी हम अगर बात करें तो डोनेशन भी 2 तरीके से आजकल होते हैं। एक डोनेशन तो होता है होल ब्लड, जो जिसका हम लोग आजकल कंपोनेंट बनाते हैं, उसको पैक्ड ब्लड सेल अलग करते हैं, प्लाज्मा अलग करते हैं, प्लेटलेट अलग करते हैं। और दूसरा जो डोनेशन का टाइप होता है वो एक मशीन के द्वारा होता है, प्लेटलेट एफेरेसिस, जिसे हम सिंगल डोनर प्लेटलेट भी कहते हैं। जैसे कि अभी डेंगू का सीजन आ रहा है और कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि प्लेटलेट की शॉर्टेज हो गई। अभी नाइट में ही एक मेजर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में मैंने पढ़ा कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में प्लेटलेट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो वो चीज़ें हम मशीन से निकाल कर प्लेटलेट दे सकते हैं। और आप एक ब्लड देने के बाद 3 महीने के बाद दोबारा ब्लड दे सकते हैं। मगर अगर हम प्लेटलेट की बात करें तो एक बार प्लेटलेट सिंगल डोनर प्लेटलेट डोनेट करने के बाद आप 3 दिन के बाद आप पुनः प्लेटलेट दे सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस हैं, ये जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं, कभी भी कोई भी हम डोनर को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। ये जो गाइडलाइंस हैं ये एश्योर करती हैं कि आपको किसी भी तरह का ब्लड देने से, चाहे वो प्लेटलेट का डोनेशन हो चाहे होल ब्लड डोनेशन हो, इससे आपको किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मैं इनके स्टोरेज की बात भी आपसे करूंगी कि किस तरीके से कितने दिन तक स्टोर किया जा सकता है और क्या प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि प्लेटलेट्स जब हम डोनेट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है, क्योंकि मैंने ब्लड डोनेट किया है तो मैं ये जानती हूँ कि प्लेटलेट्स निकाल ली जाती हैं, ब्लड आपका कहीं नहीं जाता है। तो लोगों को ये भी लगता है कि नहीं, मैंने अभी कुछ ही समय पहले ब्लड डोनेट किया था तो मैं प्लेटलेट्स डोनेट नहीं कर सकता। तो ये भी हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि किस तरीके से प्लेटलेट्स डोनेशन का प्रोसेस किया जाता है, या आप किस तरीके से उसे निकाल कर स्टोर कर रहे हैं। जी,
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसके लिए इतना ही बताना चाहूँगा कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, होल ब्लड डोनेट करते हैं, डोनेशन का प्रोसेस दो तरीके से होता है। एक तो नॉर्मल होल ब्लड डोनेशन, जिसमें हम आपका ब्लड बैग सीधे वेन में लगाकर आपका होल ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है, एक एफेरेसिस मशीन होती है, जो एक कस्टमाइज्ड मशीन्स होती है, जहां पर आपका पूरा ब्लड उस मशीन से पास होता है और जो भी डिज़ायर्ड कंपोनेंट है, जैसे कि एफेरेसिस से हम प्लेटलेट निकाल सकते हैं, डेडिकेटेड प्लाज्मा निकाल सकते हैं, आजकल स्टेम सेल कलेक्शन जो कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट में करते हैं वो निकाल सकते हैं, हम ल्यूकोडिप्लीटेड जो आजकल टी सेल है, जो कार टी सेल थेरेपी में ट्रीटमेंट होता है, हम वो कर सकते हैं। तो बट नॉर्मली प्लेटलेट फेरेसिस के रेफरेंस में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब आपका ब्लड उस मशीन में जाता है तो आपके जितने भी कंपोनेंट हैं ब्लड के, वो वापस आपके शरीर में उसी समय उसी मशीन से इन्फ्यूज हो जाते हैं और जो प्लेटलेट का प्रोडक्ट है वो कॉन्सेंट्रेट होकर वो हम डिफरेंट बैग में कलेक्ट कर लेते हैं। और ये प्रोसीजर थोड़ा सा नॉर्मल होल ब्लड डोनेशन से थोड़ा सा लंबा होता है। ये होल ब्लड डोनेशन में अगर डोनेशन का टाइम लगता है 8 से 10 मिनट, तो ये प्रोसीजर 40 से 60 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसके अंदर मशीन से वापस वो ब्लड और जो उसके कंपोनेंट्स हैं वापस बॉडी में आप लोग स्टोर किए जा सकते हैं, तो क्या इससे किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि मशीन के अंदर वो ब्लड सर्कुलेट होने के बाद में आपकी बॉडी में जा रहा है? जी, तो इसके लिए मैं इतना, ये कई बार क्वेश्चंस हमारे सामने भी आते हैं, वहाँ पे जब एचडीपी डोनर आते हैं तो उनको लगता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि जिससे हमको किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि हर डोनर के लिए एक स्पेसिफिक किट डिसाइड होती है। वो किट हम किसी दूसरे डोनर को यूज नहीं करते हैं और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका ब्लड मशीन के कांटेक्ट में नहीं आता। मशीन सिर्फ एक माध्यम होती है, क्योंकि वो जो किट क्या कहते हैं, ये यूज एंड थ्रो डिवाइस होती है, हम उसको एक बार ही यूज करते हैं और उस किट के द्वारा आपका पूरा ब्लड प्रोसेस होता है। उस किट को मशीन यूटिलाइज करती है डिफरेंट प्रोडक्ट को सेपरेट करने में। इंजेक्शन में नीडल यूज करते हैं उसी तरीके से। जी, तो एक जो नीडल का प्रिक होता है जो ब्लड डोनेशन में लगता है, बस हल्का सा उतना ही प्रिक होता है और वो 100% सेफ होती है, क्योंकि अगर गलती से भी वो किसी को एक बार लग जाए तो वो किट, अगर हमारा प्रोसीजर किसी भी रीजन से कंप्लीट नहीं भी हो पाता, तो वो किट मशीन भी यूटिलाइज नहीं करती, क्योंकि वो ऐसी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, वो उसको डिस्कार्ड कर देती है। तो आप 100% एश्योर रहें कि ब्लड बैंक में या ब्लड सेंटर में, चाहे वो होल ब्लड डोनेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो एचडीपी प्लेटलेट फेरेसिस डोनेशन का प्रोसेस हो, इससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का चांस नहीं रहता। जी डॉक्टर साहब, आप ये भी बताएं कि ब्लड डोनेट करने के लिए जब भी हम जाएं तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, या ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना आए? जी, जब भी आप कभी पहले सबसे पहले तो एज का क्राइटेरिया आता है। जब आप 18 साल के हो चुके हों, ये आपकी लीगल एज है, जब आप 18 साल के कंप्लीट हो गए हों तभी आप रक्तदान कर सकते हैं। और आपकी जो अपर एज है वो 65 ईयर्स होनी चाहिए। तो अगर आप 18 से 65 साल के बीच में हैं तो आप अपना रक्तदान कर सकते हैं। 60 से 65 का भी एक क्राइटेरिया ये आता है कि अगर आप रिपीट डोनर हैं तो ही 65 ईयर्स तक डोनेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर हैं तो आप 60 साल की एज तक आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप ब्लड सेंटर में ब्लड डोनेट करने जाएं तो आप खाली पेट ना जाएं। आपको पिछले 4 घंटे में कुछ खाया पिया होना चाहिए। एक दिन पहले आपको अच्छी नींद ली हुई होनी चाहिए, अच्छे से रिफ्रेश मूड में जाएं। और आप कोशिश करें कि जब भी आप ऐसा ब्लड देने का मानस बना रहे हों तो आप वॉलंटरी दें तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो कभी भी क्या होता है कि जिस दिन ने आपने ये डेट डिसाइड किया आज हमको ब्लड डोनेट करना है, तो एक रात पहले अच्छी नींद लें, सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट करें, पानी पी के जाएं, अच्छा पानी पी के जाएं, लिक्विड डाइट लें और उसके बाद ढीले ढाले कपड़े पहन के जाएं, क्योंकि जो आपकी बाहें हैं वो कसी हुई नहीं होनी चाहिए। तो आप लूज कपड़े पहन कर जाएं और वहाँ पे रक्तदान करें। रक्तदान करने में जो पूरा प्रोसीजर है वो 20 से 30 मिनट का लगता है। जब आप रक्तदान करने जाते हैं तो उससे पहले हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, आपका वजन चेक करते हैं। आपका वजन 55 किलो से ऊपर होना चाहिए आइडियल, अगर हम 450 ml ब्लड कलेक्ट करते हैं तो।
और आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 12.5 से ऊपर होना चाहिए। आप को कोई मेडिसिन नहीं ली होनी चाहिए पिछले 15 दिनों में, कभी किसी डॉग बाइट की हिस्ट्री नहीं हो पिछले 1 साल के अंदर, आपका कोई टैटू मार्क नहीं होना चाहिए विद इन 1 ईयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है जब आप ब्लड डोनेट करने जाएं। बाकी जो फिजिकल फिटनेस है उसके साथ साथ जब आप ब्लड बैंक सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे आपका पूरा मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप में हम लोग आपका हीमोग्लोबिन करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें और सारे जो क्वेश्चनर होते हैं वो हम सारी चीज़ें पूछते हैं। अगर उसमें आप फिट होते हैं तो हम आपको ब्लड के लिए ब्लड एज ए ब्लड डोनर सेलेक्ट करते हैं। जी, हमारी बात चल रही थी कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है ब्लड डोनेट करने से पहले, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि वो कौन कौन है जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। जैसे कि आप बता रहे थे कि कुछ बीमारियां हैं ऐसी, या 15 दिन में कोई मेडिसिन नहीं ली हो, या कोई डॉग बाइट की हिस्ट्री नहीं हो पिछले 1 साल में, लेकिन जैसा कि बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ऐसे पेशेंट्स हर घर में मिल ही जाते हैं। तो क्या वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप हमें ये बताएं कि कौन कौन सी वो कैटेगरी है जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लड डोनर बाय डेफिनेशन 3 तरीके से होते हैं। एक तो वॉलंटरी डोनर होता है जो सेल्फ जाकर ब्लड सेंटर में या ब्लड डोनेशन कैंप में अपना ब्लड डोनेट करता है। दूसरा होता है फैमिली वॉलंटरी डोनर, जिसमें आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर वो अपने पेशेंट अगर उनका कोई रिलेटिव हो उसके लिए डोनेट करते हैं। और तीसरा होता है रिप्लेसमेंट डोनर, जिसमें कोई भी डोनर अपने फ्रेंड के किसी रिलेटिव को डोनेट करने जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं मेजर। तो इन 3 मेजर में ये अक्सर देखा गया है जो वॉलंटरी डोनर्स और जो फैमिली वॉलंटरी डोनर्स होते हैं उनका जो रक्त होता है उस पर इन्फेक्शन के चांसेस रिप्लेसमेंट के एवरेज में काफ़ी कम होते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि कौन कौन से लोग रक्त नहीं दे सकते। मैं आपको यहाँ पे ये एक चीज़ बात क्लियर करना चाहूँगा कि आज की डेट में जैसे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ बड़ी कॉमन बीमारियाँ हैं। तो जब आप अपना रक्तदान ब्लड सेंटर में देने जाते हो तो उसका एक फिक्स नॉर्म्स होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 और कंट्रोल्ड बीपी है तो वो अपना रक्तदान कर सकता है। दूसरी रही डायबिटीज, मेडिसिन पे हो तो अगर वो डेली मेडिसिन ले रहा है, अगर मेडिसिन के बाद कंट्रोल ब्लड प्रेशर पे है तो वो डोनेट कर सकता है। और दूसरी बात है डायबिटीज की। अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी डोनर इंसुलिन पे है तो वो डिफरल की क्राइटेरिया में आता है, वो अपना रक्तदान नहीं कर सकता। अगर वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स है और उसका डायबिटिक कंट्रोल में है तो वो अपना रक्तदान बिल्कुल कर सकता है। इसके अलावा अगर हम डिफरल की बात करें तो हम डोनर को 2 तरह के डिफरल में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी डिफरल और दूसरा होता है परमानेंट डिफरल। तो टेम्परेरी डिफरल वो डिफरल होता है कि अगर कोई डोनर हमारे ब्लड बैंक सेंटर में आया और इसका हीमोग्लोबिन 11 है तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप आयरन रिच फूड लो, आयरन की टैबलेट्स लो, और 1-2 महीने बाद जब उसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर आता है तो हम उसका ब्लड ले लेते हैं। तो इस तरह के जो भी डिफरल होते हैं वो टेम्परेरी डिफरल होते हैं, यानी कि कुछ समय के बाद वो करेक्ट हो जाते हैं। जैसे हमने मेडिसिन ली तो 15 दिन के तक हम उसको नहीं लेते, फिर 15 दिन के बाद उसको हम बुला के ब्लड ले लेते हैं। दूसरा होता है परमानेंट डिफरल, जिसमें अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी से ग्रसित है तो वो हम उसका लाइफ लॉन्ग कभी ब्लड नहीं ले सकते। अगर कोई किसी इंडिविजुअल को मेजर हार्ट प्रॉब्लम में अगर किसी को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है या सीवियर MI की हिस्ट्री है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या हार्ट फेलियर का है, तो हम उसका ब्लड नहीं ले सकते। अगर किसी भी इंडिविजुअल का कोई ट्रांसप्लांट हुआ है तो हम उसका ब्लड नहीं ले सकते। तो ऐसी कई कैटेगरीज हैं जो हम टेम्परेरी और परमानेंट में, वो एक लंबी लिस्ट होती है क्वेश्चनियर्स की, उसके बाद ही हम उस डोनर को उसको उसी हिसाब से काउंसल करके एडवाइस करते हैं कि आपको कुछ दिनों के बाद डोनेट करना है या आप जिंदगी भर कभी भी अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि ब्लड डोनेट करने के बाद में जब आपके ब्लड सेंटर में ब्लड पहुंच गया, उसके बाद उसके स्टोरेज को लेकर क्या प्रोसेस है? किस तरीके से स्टोरेज आप रखते हैं? क्या टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है? और इससे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जो पर्सन नीडफुल है या जो आपके ब्लड सेंटर से ब्लड ले रहा है
उसके लिए वो ब्लड कितना तरीके से आप लोगों ने स्टोर किया हुआ है? ब्लड लेने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी, ब्लड को रखना, क्योंकि ब्लड बहुत ही डेलिकेट मीडियम होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कल्चर के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी इन्फेक्शन के लिए। तो इसके कुछ सेट नॉर्म्स हैं, उस सेट नॉर्म्स में ही हमको सारे ब्लड प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया को जब आप अपना ब्लड देते हैं किसी भी ब्लड सेंटर में या अपना कैंप में ब्लड देते हैं, तो एक बार जब ये ब्लड सेंटर में पहुंच जाता है तो इसका नॉर्मली आजकल हम लोग कंपोनेंट प्रिपेयर करते हैं, यानी आप एक डोनेशन से 3 पेशेंट की लाइफ बचा सकते हैं, ये अक्सर सुना होगा। तो वो कैसे बचा सकते हैं कि जब आप अपना ब्लड देते हैं तो आपके ब्लड को हम 3 मेजर कंपोनेंट में सेपरेट करते हैं। एक मेजर कंपोनेंट होता है रेड ब्लड सेल, जो लाल कलर का होता है। दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, जो येलोइश कलर का होता है। और तीसरा होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट और प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, जो प्लेटलेट प्लाज्मा में सस्पेंडेड होती हैं, उनका वॉल्यूम हार्डली 50-60 ml होता है। तो इन तीनों कंपोनेंट का जो स्टोरेज टेम्परेचर है और स्टोरेज सेल्फ लाइफ है वो डिफरेंट होती है। पहले मैं बात कर रहा हूँ रेड ब्लड सेल की। जब हम रेड ब्लड सेल को स्टोर करते हैं तो रेड ब्लड सेल की जो लाइफ होती है वो 35 डेज और 42 डेज, ये डिपेंड्स। कुछ बैग जिसपे हम सैगम ऐड करते हैं, सैगम एक तरह का एडिटिव सॉल्यूशंस होता है, अगर हम उस रेड ब्लड सेल को सैगम में मिक्स करके रखते हैं तो उसकी लाइफ होती है 42 डेज, और जो टेम्परेचर है, स्टोरेज टेम्परेचर, वो 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे रखना होता है। और अगर उस रेड ब्लड सेल में हमने सैगम नहीं मिलाया तो कई बार उसकी जो लाइफ है वो 35 और 21 डेज, अगेन ये डिपेंड करता है कि कौन सा बैग हम यूज कर रहे हैं। बट फॉर जनरल नॉलेज, जो मेजरली पूरे ब्लड सेंटर में ऑल ओवर इंडिया जो ब्लड बैग यूज होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो बैग आरबीसी की लाइफ होती है तो 35 डेज या तो 42 डेज होती है। फिर दूसरा कंपोनेंट होता है प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, जो कि ब्लड का ही एक पार्ट होता है। इसकी लाइफ होती है सिर्फ 5 दिन, 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन। और ये एक स्पेशली मशीन्स होती है, एजिटेटर बोलते हैं, हम उसको उसमें रखते हैं, और जिसका टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको हम -40 के टेम्परेचर पे रखते हैं और उसकी लाइफ होती है 1 साल तक। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जब भी हमारे पास डेंगू या कुछ ऐसे सीजन्स आते हैं तो प्लेटलेट की शॉर्टेज सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि प्लेटलेट की लाइफ ही 5 डेज होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट की जो स्टोरेज लाइफ है, सेल्फ लाइफ है, वो डिफरेंट होती, इसीलिए कंपोनेंट प्रिपरेशन का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो रेड ब्लड सेल है वो जिनको एनीमिया, हम उसमें ट्रांसफ्यूज करते हैं, प्लेटलेट हम उसमें ट्रांसफ्यूज करते हैं जहाँ पे सिर्फ प्लेटलेट की कमी है, और प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन हम आजकल हमारे के यहाँ एबीओ इनकॉम्पेटिबल लीनल ट्रांसप्लांट या बहुत सी ऐसी विधियाँ होती हैं जहाँ पे हमारा कोगुलेशन प्रोफाइल कुछ डिफेक्टिव होता है, तो वहाँ पर हम प्लाज्मा का यूज़ करते हैं। यानी एक ब्लड को हम 3 डिफरेंट पेशेंट में यूज कर सकते हैं। तो क्या इस बात को मैं ऐसे समझूं कि जैसे जो होल ब्लड आप कलेक्ट कर रहे हैं उसे आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं, जैसे आपने बताया कि आरबीसीज की जो लाइफ है वो 30 to 35 डेज है, प्लाज्मा की 1 ईयर है, और प्लेटलेट्स की 5 दिन। तो क्या 5 दिन बाद अगर वो प्लेटलेट काम में नहीं आ रही है तो आप उसका क्या करते हैं, या आरबीसीज 35 दिन बाद आप क्या करते हैं? पहले तो ब्लड की इतनी डिमांड रहती है कि मैं अगर महात्मा गांधी की बात करूं तो अगर कोई ब्लड अगर हम आज कलेक्ट करते हैं तो वो 7 डेज में ही फिनिश हो जाता है। तो कभी एक्सपायरी तक उसकी पहुंचने की नौबत ही नहीं आती। प्लेटलेट हमारे कुछ एक्सपायर होते हैं क्योंकि इनकी लाइफ इतनी कम होती है, तो बायोमेडिकल वेस्ट का एक प्रोटोकॉल होता है, उसके थ्रू हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, और कितना प्रोडक्ट हमने यूज़ किया, कितना डिस्कार्ड किया, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी हम 15 दिन और 30 दिन पे हम गवर्नमेंट को हमको शेयर करनी पड़ती है। तो वो पूरा सिस्टम है जो हम करते हैं। बट ब्लड का जो डिस्कार्ड है, नॉर्मली कोई डोनेट करने के बाद हमको लगता है कि क्वालिटी कंट्रोल में वो फिट नहीं हो रहा है,
या किसी का जो मैंडेटरी टेस्ट उसमें कोई वो रिएक्टिव आ गया जो कि हम यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे ब्लड हमको मैंडेटरी डिस्कार्ड करने पड़ते हैं और उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। जी, सेम विद प्लाज्मा? ये सारी चीजों के लिए लागू होता है जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ब्लड किसी को चाहिए तो एक होता है कि हम हैंड टू हैंड डोनर ढूंढते हैं और उससे ब्लड लेकर और नीडफुल जो भी है उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, और एक होता है कि हमें डोनर नहीं मिल रहा है और अब ब्लड सेंटर से लेकर नीडफुल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों ब्लड की क्वालिटी में कोई डिफरेंस होता है? क्योंकि होल ब्लड लेकर एक आप ट्रांसफ़र करें और एक आपने क्योंकि कलेक्शन के बाद में आप उसको बाइफिकेट कर रहे हैं 3 कैटेगरीज में, तो कितना फ़र्क होता है इसमें? जब पहले तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप ऐसे ब्लड सेंटर में अपना रक्तदान करें जो हॉस्पिटल बेस्ड ब्लड बैंक हो, क्योंकि वहाँ के मरीजों की नीड पूरी होना वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब आप अपना रक्तदान करते हैं तो ये इन्वेंट्री ये 24 आवर्स तक क्वारंटाइन में रहता है। वो क्वारंटाइन में रखने का रीज़न ये है कि जब आप अपना रक्तदान करते हैं तो उसके बाद बहुत सी टेस्टिंग होती है। महात्मा गांधी में न्यूक्लिक एसिड टेस्ट अपार्ट फ्रॉम मैंडेटरी टेस्ट भी होता है, जिसकी टेस्टिंग टाइम ही 8 से 10 घंटे है। तो यानी अगर आप अपना रक्त आज देंगे तो कल जाके आपका ब्लड रेडी होगा। बट नॉर्मली प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। हम ब्लड सेंटर में हमेशा इतना स्टॉक रखते हैं कि हम किसी भी इमरजेंसी को कैटर कर सकें, मीट आउट कर पाएँ। और इसीलिए कई बार जो जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इफ़ यू आर विलिंग टू डोनेट यू डोनेट। हम उनका जो ब्लड है वो इमीडिएटली उनको ट्रांसफर नहीं करते, हाँ। जो पहले से हमारे डोनेट किया हुआ ब्लड है जी उसी को रिप्लेसमेंट कहते हैं। और ये एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बताया ब्लड का कोई विकल्प नहीं है। एक मानव रक्त ही मानव के काम आता है। तो आप जब ब्लड देंगे तो ब्लड सेंटर में सफिशिएंट स्टॉक रहेगा, और जब स्टॉक रहेगा तो कई बार हमारे पास डेली 5 से 10 इमरजेंसीज आती हैं। तो इमरजेंसी में हम कभी नहीं पूछते कि आपके पास कोई देने वाला है या देने वाला नहीं है। हमको इमीडिएटली कई बार सिचुएशन जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस आते हैं या एक्टोपिक रप्चर प्रेगनेंसी के केसेस आते हैं, हमको उसमें 5 से 10 मिनट में ब्लड इशू करना होता है। तो हमने पूरा सिस्टम ऐसा सेट है कि अगर कोई ऐसी नीड आती है, कुछ इमरजेंसी यूनिट हमारे पास रहती हैं, हम उनको 5 to 10 मिनट में उनको ब्लड रिलीज कर देते हैं जी। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर हमें अपना ब्लड डोनेट करना हो तो क्या हम महात्मा गांधी हॉस्पिटल आके अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं? और क्योंकि हज़ारों दर्शक देख रहे हैं इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर, और ये क्योंकि एक वॉलंटरी किया जाए तो शायद जैसा कि आपने बताया उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये भी बताएं कि किस तरीके से आके और कितना ईजी रहेगा महात्मा गांधी आकर अगर हम अपना ब्लड डोनेट करें। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ एक आपको शेयर करने में कि महात्मा गांधी का जो ब्लड सेंटर है ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक से सर्टिफाइड है फॉर क्वालिटी। जो महात्मा गांधी का ब्लड सेंटर है ये NABH से एक्रेडिटेड है अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटल। तो जो क्वालिटी की वाइज है हम लोगों को एशिया का फर्स्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला था ब्लड सेंटर को। और बहुत से प्रोसेसेस ऐसे हैं जो राजस्थान में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ब्लड सेंटर में स्टार्ट किए। उसमें से एक तो ये था कि जो नेट टेस्टिंग क्या होती है? नेट टेस्टिंग में अगर किसी को आज इन्फेक्शन हुआ तो जो कन्वेंशनल टेस्टिंग मेथड से हम किसी चीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं उसमें 1 से 2 महीने लग जाते हैं, जैसे चाहे HIV हो, हेपेटाइटिस B हो। बट जो न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग होता है इससे हम 3 से 4 दिन में ही पता कर लेते हैं कि आपको इन्फेक्शन हुआ है और आप ब्लड देने के ये ब्लड हम रिसिपिएंट को नहीं दे सकते। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जी। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है महात्मा गांधी में देने का, वहाँ पर हम 100% ल्यूकोडिप्लीटेड ब्लड बैग यूज़ करते हैं। ल्यूकोडिप्लीटेड ब्लड बैग ये होता है, ये क्वालिटी की बात होती है कि जब हम RBC में बहुत से WBC मिक्स होते हैं तो हम उन WBC को रिमूव कर देते हैं। तो पेशेंट को हम प्योर RBCs देते हैं जिसमें उस पेशेंट को कभी फ्यूचर में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े तो उसके अंदर ऐसी एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो जो उसके कॉम्पेटिबिलिटी जो ऑर्गन कॉम्पेटिबिलिटी में जी और ऑर्गन की कॉम्पेटिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारा सेंटर
ट्रांसप्लांट HLA के जितने भी टेस्ट होते हैं हम अपने ब्लड सेंटर में ही करते हैं। तो कई बार ये देखने में आया है कि जो क्वालिटी का ब्लड हम देते हैं तो इससे रेसिपिएंट को रिएक्शन के भी चांसेस बहुत कम होते हैं, जो एडवर्स रिएक्शंस होते हैं। और साथ में डोनर के लिए भी हमारे पास सारी मैकेनिज्म हैं, हम उनका बहुत ही प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं। और मैं एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं, हमने ये पिछले 10-12, मैं इस ब्लड सेंटर के साथ पिछले 17 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 17 साल में मैंने जो चेंजेस देखे हैं कि बहुत से यंगस्टर्स अब वॉलंटरी आके ब्लड देते हैं। तो जब वो ब्लड देते हैं तो हम उनकी कुछ जांचें करते हैं और उन जांचों के माध्यम से हमको ये पता चल जाता है कि ये जो इंडिविजुअल है, डोनर है, कहीं थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है। थैलेसीमिया अगर ट्रेट होता है तो हम उसको एक पर्टिकुलर HbA2 के लिए एडवाइस करते हैं और ऐसा करने से हम एक थैलेसीमिया मेजर के बच्चे का जन्म होने से बचाते हैं। तो महात्मा गांधी का ब्लड सेंटर, हम सारे दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे, आप डोनेशन करने के लिहाज से तो आएँ, अगर आपको कोई फर्दर नॉलेज चाहिए कि ब्लड का क्या प्रोसेस होता है तो आप एक टीम बनाकर आएँ, एक ग्रुप बना के आएँ, हम लोग से एक पहले से कांटेक्ट करके आएँ, तो हम आपको पूरा वहाँ पर दिखाएंगे कि आप क्या मतलब एक राजस्थान में कितना अच्छा ब्लड सेंटर है जिसको एक अमेरिकन सोसाइटी ने भी क्वालिटी से का सर्टिफिकेट दिया है और वहाँ पे ब्लड देना और ब्लड लेना दोनों ही बहुत सेफ है। एक छोटा सा सवाल और आपसे लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे। जैसे कि आपने बताया कि ब्लड डोनेट करने जो भी आता है आप उसका एक टेस्ट करते हैं, तो एक सवाल तो ये कि क्या अगर हम आपके यहाँ आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने तो क्या वो टेस्ट फ्री होंगे? और दूसरा सवाल ये कि क्या इमिडिएटली उनका रिपोर्ट्स आता है या हमें फिर नेक्स्ट डे या कितने इंटरवल ऑफ टाइम में आना होगा डोनेट करने के लिए? जब भी आप ब्लड डोनेट करने आते हैं तो आपके जितने भी टेस्ट हैं, आपका चाहे हीमोग्लोबिन का टेस्ट हो, चाहे CBC का टेस्ट हो, चाहे हम आपका BP मेजर कर रहे हो, या आपके जितने भी HIV, हेपेटाइटिस B या न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, अगर हम पूरी टेस्टिंग की बात करें तो इस टेस्टिंग में नियर अबाउट 4,000 रुपए का खर्चा आता है, 3 से 4,000। ये 100% फ्री होता है, इसका कोई भी किसी भी तरह का डोनर से चार्ज नहीं लिया जाता। और कोई भी टेस्ट अगर रिएक्टिव आता है या कहीं पे हमको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन डोनर से शेयर करना बहुत ज़रूरी है तो हम उनको कॉल करके उनको बुलाते हैं, बताते हैं, काउंसिल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी डोनर्स हैं उनको अपने ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट और जो उनके हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट है वो, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा बड़ा एडवांस है तो एडवांस सेंटर है, तो एडवांस सेंटर में क्या होता है कि हम सारी ऑटोमेटिक मशीन से एक साथ टेस्टिंग करते हैं। तो सेकेंड डे, थर्ड डे आपकी पूरी रिपोर्ट रेडी हो जाती है। आप अपनी ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट और अपना CBC का रिपोर्ट आप कभी भी फ्री ऑफ चार्ज विद थैंक्स लेटर आप ब्लड सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर राम मोहन जायसवाल जी, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर के हेड हैं, काफ़ी समय से हेड कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट को। मैं फिर से एक बार अपील भी करना चाहूँगी A1 TV की तरफ से भी कि एक बार ब्लड डोनेट करके देखिए, अच्छा लगता है। ज़रूरत किसी और की है लेकिन कभी हमें भी पड़ सकती है। हेलो डॉक्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।